हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। हम अभी तक DSTL में एक वीडियो कर चुके हैं जिसमें हमने सेट्स के बारे में बात करी थी, जिसमें हमने सेट क्या होता है, सेट कितने टाइप के होते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन, उसके कुछ लॉस को देखा था। ओके, सबसेट के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था, उसके चीज़ों की पहले में हमने थोड़े थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सबको पढ़ा था। ओके, तो अब आगे उसी को कंटिन्यूशन में हम कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को देखेंगे आज की कैसे होती हैं। और अगर आपने अब तक हमारी पुरानी वाली वीडियो को एक्सेस नहीं करा है तो प्लीज़ उसको जाके देखिए, उसी के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएंगे, तो लिंक के लिए कमेंट मत करना प्लीज़ बार बार। ओके, मैं बता रहा हूँ वीडियो में आपको कि लिंक उसी वीडियो के जो पार्ट 1 है इस कंटिन्यूशन वीडियो का, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। गूगल ड्राइव में लिंक है, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो अब अगर आपको और भी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज गेन करनी है जो आपके सेम एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप हमारे चैनल पे उनको चेक कर सकते हैं। हमने ट्राई करा है कि हम उसको भी कवर कर दें। सो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए आप इसको। ओके देन, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हमने अब तक बात करी थी कि सेट क्या होता है, सेट के लॉज, जिसमें हमने एसोसिएटिव, डिमॉर्गन्स एसोसिएटिव, बहुत सारे लॉज थे, तो हमने उसकी बात करी थी। अब हम आगे कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, जो इसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आ रही है हमारे पास। क्या? प्रूव दैट ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, तो ये एक्चुअली कुछ नहीं है, ये केवल डिमॉर्गन्स लॉ का एक प्रूफ ही है। ठीक है, तो अगर आपने डिमॉर्गन्स लॉ देखा था पिछली वीडियो में तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो मैं आपसे एक एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि हाँ, आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सो अगर आप एक बार पीछे वाली वीडियो को जाइए, उसमें देखिए डिमॉर्गन्स लॉ को मैंने कैसे प्रूफ करा है। अगर आपको समझ में आ गया है वो बात, बहुत अच्छी बात है, आप इसको प्रूफ करके देखिए। अगर अनफॉर्चुनेटली नहीं आता है तो आप हमसे पूछिए कमेंट में, हम आपको इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा देंगे, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, परेशान मत होइए। ओके, सो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट ए यूनियन विद होल ऑफ बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन विद ए यूनियन सी। ओके, सो हम इसको, हमने जैसे लॉस को प्रूव करा था, हम क्या करते थे, सपोज करते थे किसी एलिमेंट को एक एक साइड में बिलोंग करने के बाद, उसके बाद उसको खोलते थे, फिर खोलते थे, फिर उसको एडजस्ट करते थे, राइट करते थे, मतलब देखते थे, प्रॉपर्टीज़ लगाते थे, उसके बाद फिर उसको प्रूव कर देते थे। फिर एक मतलब राइट साइड को, सॉरी, लेफ्ट साइड को राइट का सबसेट प्रूव करते थे, देन राइट साइड को लेफ्ट का सबसेट प्रूव कर देते थे, देन उसके बाद वो इक्वल हो जाता था। तो वही चीज़ हम इसमें भी कर रहे होंगे, ये देखिए, उसमें हम इसमें भी वही चीज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्रूव दैट, वही जो ये वाला पार्ट है, इसको इसके बिलोंग्स टू रखा, इसको खोल दिया। मैं अभी इस क्वेश्चन को फटाफट निपटा रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हम ऐसे टाइप के कर चुके हैं पीछे लॉस के अंदर। ओके, तो हमने उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा था, तो मैं इसको फटाफट बता दे रहा हूँ आपको। अगर मैं यूनियन लिख रहा हूँ तो उसको और मैं खोल दूंगा, फिर ये यहाँ पे बी यूनियन सी है, इसको मैं खोल दूंगा, तो ये बन जाएगा एक्स ए और एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, इसका इसके साथ, और x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू सी, फिर इसका इसके साथ। ठीक है, देन x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी और x बिलोंग्स टू ए यूनियन सी, इसको हम फिर से लिख देंगे x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन x ए यूनियन सी। ओके, मतलब इसका मतलब ये हो गया, इसका ये सबसेट हो गया। सिमिलरली हम इसको ये भी पूरी यहाँ पे उल्टा भी प्रूफ कर सकते हैं। ऑफ 1 और 2 से हम क्या कह देंगे कि ये दोनों इक्वल है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगर ना आए तो पूछ लीजिएगा हमसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी वही है, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन आ रखा है, तो आप इस क्वेश्चन को भी प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ट्राई करिएगा। अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा, हम आपको इसका समाधान भी प्रोवाइड करा देंगे। ओके, कोई परेशानी वाली बात होती नहीं है। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बार आया हुआ है आपके एग्जाम्स में। सो ये क्या कह रहा है? इफ़ B is a subset of A, then prove that B union D is a subset of A union D. ओके, हमें ये प्रूव करना है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि हम, मतलब अगर हम सबसेट किसी को, एक सेट है A, एक सेट है B, अगर हमें ये प्रूव करना है A is a subset of B, तो हम ये मान सकते हैं कि A का कोई भी एक एलिमेंट जो A में बिलोंग कर रहा हो, कोई भी एक एलिमेंट जो A में बिलोंग करेगा वो B में भी बिलोंग करेगा, तभी तो हमारा A B का सबसेट हो पाएगा, है ना। तो हमने क्या करा, सबसे पहले तो हमने गिवन कंडीशन से कुछ चीज़ निकाल ली। हमने क्या निकाला कि B इज़ अ सबसेट ऑफ A, तो अगर हमारा X B में बिलोंग कर रहा है तो X A में भी बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि B इज़ अ सबसेट ऑफ A। ठीक है, तो सबसेट की प्रॉपर्टी से यही बात होती है कि अगर कोई एलिमेंट
पहले सेट में बिलोंग कर रहा है तो वो दूसरे सेट में भी बिलोंग करेगा। तो यही बात से हमने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी। अब हमने क्या करा, बी यूनियन डी जो था हमारा, उसमें एक्स को बिलोंग्स मान लिया, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन डी हमने मान लिया, ठीक है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू डी। ओके, खोल दिया इसको। अब हमें पता है कि क्या, अगर x बिलोंग्स टू b है तो x बिलोंग्स टू a भी है, तो हम x बिलोंग्स टू b की जगह x बिलोंग्स टू a लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने ये रिप्लेस करके लिख दिया। अब और को अगर मैं यूनियन में कन्वर्ट कर दूँ तब भी कोई दिक्कत नहीं, तो ये बन जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका एक सबसेट हो गया। तो यही बात हमें प्रूफ करनी थी और यही बात यहाँ पे प्रूव हो गई। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका 2 नंबर में, एक बार आ गया था, तो मैंने इसको इसमें डाल दिया। मैंने सोचा कि आपके लिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी बी एनी थ्री सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी। हमें ये दे रखा है कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी दोनों बराबर हैं और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ये भी इक्वल है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है बी इक्वल टू सी। ओके, हमें ये प्रूव करना है। हमें ये दोनों चीज़ें दे रखी हैं और हमें ये प्रूफ करना है, ठीक। तो हमने लिखा सबसे पहले ए यूनियन बी इक्वल टू ए यूनियन सी, ये तो हमें गिवन था, ठीक। हमने क्या करा, दोनों तरफ इंटरसेक्शन लगा दिया विद सी, विद रेस्पेक्ट टू सी। तो इस तरफ भी इंटरसेक्शन लगा दिया विद रेस्पेक्ट टू सी, इस तरफ भी विद रेस्पेक्ट टू सी इंटरसेक्शन लगा दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम खोलेंगे तो ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये एक लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है ये बताना, अभी नीचे चल के टाइम स्टैम्प लगाना और कमेंट करना कि कौन सा लॉ है, ठीक है, उसको बताना। ओके, और ए यूनियन सी इंटरसेक्शन विद सी। ओके, हाँ, ये एक नई चीज़ आई है यहाँ पे। ये बात समझ लो कि ये एक प्रॉपर्टी होती है, एक आइडेंटिटी होती है सेट की, कि अगर ए यूनियन बी है और उसके इंटरसेक्शन में बी है, ठीक है, तो वो बी के इक्वल होगा। ओके, तो वो बी के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे लिखा होता ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, वो भी बी के ही इक्वल होता, मतलब ए इंटरसेक्शन विद बी होल यूनियन विद बी इक्वल टू, ये भी बी ही होता। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अगर ये प्रॉपर्टी को फॉलो करें तो फिर ये सी के इक्वल हो जाएगा, ये इतना पार्ट जो है वो सी के इक्वल हो गया। ओके, ये इक्वेशन हो गई हमारी 1, ठीक। अब हमें ये भी दे, अब हमने फिर से वही चीज़ ली जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी, ये वाली, तो हमने यही यहाँ पर फिर से एक बार उठा ली। ओके, अब हमने क्या करा, अब हमने पिछली बार सी के रेस्पेक्ट में इंटरसेक्शन लगाया था, अब की बार बी के रेस्पेक्ट में इंटरसेक्शन लगा दिया। ओके, तो अब ये वाला पार्ट हमारा बी हो गया और इसको खोल के ये लिख दिया, है कि नहीं। ओके, अब हमें एसोसिएटिव लॉ, सॉरी कम्यूटेटिव लॉ से पता है कि जो सी इंटरसेक्शन बी होता है वो बी इंटरसेक्शन सी के इक्वल होता है, ठीक है। और पहली बात, ठीक है, ये तो ये होगा यहाँ पर, ये पार्ट ये लिख दिया। अब ए इंटरसेक्शन बी हमें दे रखा था ऊपर कि वो एक्चुअली ये क्वेश्चन में दे रखा है, ये देखिए यहाँ पर, कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को रिप्लेस कर दें ए इंटरसेक्शन सी, तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये हमें गिवन है। ओके, तो अब जब ये गिवन है तो हमने यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दिया और ये भी ऐसे रिप्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये एक लॉ होता है सेट का, अब अलजेब्रा का, अलजेब्रा ऑफ सेट का। अब ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों इक्वल हैं, तो मैं इक्वेशन 1 और 2 से ये लिख सकता हूँ कि b इक्वल टू सी। ये देखिए, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया और यही बात हमें प्रूफ करनी थी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूफ दैट a माइनस ए इंटरसेक्शन b इक्वल टू a माइनस बी। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए। जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो हमने जब भी हम प्रूव करने होता है तो हम क्या मानते हैं, किसी भी लेफ्ट साइड को या राइट साइड के एलिमेंट को बिलोंग्स टू मान लेते हैं। तो हमने क्या करा, x बिलोंग्स टू a माइनस ए इंटरसेक्शन b, ये एक सेट पूरा माना हमने। इसमें हमने x को बिलोंग्स मान लिया कि ये इसको बिलोंग कर रहा है। ओके, अब अगर ये इसको बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x बिलोंग्स टू a एंड, हाँ एक बात, अगर माइनस लिखा हुआ कहीं पर भी तो इसकी एक ट्रिक है। इसकी क्या ट्रिक है? अगर माइनस लिखा हुआ तो हम माइनस को लिख सकते हैं एंड, और अगली बार डज नॉट बिलोंग्स, एंड डज नॉट बिलोंग्स। ओके, ये एक ट्रिक है अगर आप माइनस को खोलना चाहते हैं तो। अगर आप वेन डायग्राम बनाएंगे इसका तो बात यही निकल के आएगी। आप एक बार चेक करके देखिएगा खुद से कि ये बात मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं। अगर मैं माइनस को लिखता हूँ तो, अगर मैं माइनस को आपके वर्डिंग में लिखना चाहूँ तो वो एंड और डज नॉट बिलोंग्स होगा, अगला वाला टर्म जो होगा, ठीक है।
तो x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। क्यों? क्योंकि मेरी यही तो बात होती है, माइनस में क्या होता है, अगर मैं a माइनस बी लिखूँ तो इसका मतलब यही तो होता है, जो चीज़ a में हो बट b में ना हो, है ना। तो यही यही बात ये है, x a में हो बट x इसमें ना हो, ठीक। तो यही बात तो यहाँ पे लिखी है, ठीक है, ओके। अब अगर हम इसको खोल दें इस पूरे पार्ट को, तो ये एंड, और हाँ अगर डज नॉट होता है तो जो साइन होता है उसका उल्टा लिखा जाता है। मैंने बताया था आपको पिछली वीडियो में, देखिए यहाँ पे मैंने इसका उल्टा लिख दिया, ठीक। अब अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लॉ लगा देंगे, ठीक, जो हमें आता है क्या, कि इसका इसके साथ और इसका इसके साथ और बीच में ये वाला सिंबल, देखिए, ठीक है। मतलब इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, और उन दोनों के बीच में ये वाला सिंबल, ये वाला देखिए लिख दिए यहाँ पे। वेल ये एक लॉ भी होता है, कौन सा लॉ होता है, टाइम स्टैम्प लगाओ, नीचे कमेंट करो, बताओ मुझे कौन सा लॉ होता है, मुझे तो नहीं याद है, मुझे आती कहाँ है DSTL, है ना। चलो, नाले को आती है, ठीक है, तभी तो पढ़ाने बैठा हूँ, ऐसे ज़्यादा मुस्कुराओ मत, समझ में आ रही बात, बहुत मुस्कुरा लेते रहते हो। खैर, x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। अब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, इसका मतलब क्या हुआ, फाई फाई ही तो हुआ, अरे ये यही तो लिखा हुआ, a इंटरसेक्शन a डैश, a इंटरसेक्शन a डैश क्या होता है, फाई। तो यहाँ पे फाई लिख दिया, और ये अब मैं फाई लिखूँ ना लिखूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो यही बचा मेरा, इसका मतलब क्या हुआ, एंड डज नॉट बिलोंग्स, याद करो माइनस की प्रॉपर्टी लगाई थी अभी, ठीक है। तो a माइनस बी इसको लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इससे क्या प्रूव हो गया, इससे हो गया ये a माइनस ए इंटरसेक्शन बी जो कि लेके चले जाइए इज अ सबसेट ऑफ दिस दिस दिस, तो इसका ये सबसेट हो गया। अब इसका कॉन्वर्सली प्रूफ कर देंगे, क्या a माइनस बी को लेके चलेंगे, a माइनस बी को लेके चले, वही चीज़ें उल्टी उल्टी लिखते चले जाएंगे, एक बार देख लो। देखो फाई लिखा और ये लिखा, अब इसको हमने ये लिख दिया खोल के, फाई को ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है। और x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, अब इसको भी खोल देंगे, ठीक है, मतलब इसको वही सिंपल करके लिख देंगे, x बिलोंग्स टू a एंड दिस 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 दिस, और यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 2 बना लेंगे। अगर यहाँ पर कुछ भी समझ में ना आए तो देख लेना एक बार फिर से वीडियो को, और थोड़ा सा पॉज करके देखना, समझ में आ जाएगा, ओके। मुझे इस कोर्स को जल्दी खींचना है तो मैं थोड़ा स्पीड से बढ़ा रहा हूँ, और तुम लोगों को भी स्पीड अप करना ही पड़ेगा। खैर, एग्ज़ाम्स तो पास में है। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, अब इक्वेशन नंबर 1 जो कि ये रही और इक्वेशन नंबर 2 ये रही, इससे क्या हो गया, अगर ये इसका सबसेट है तो और ये इसका सबसेट है तो ये दोनों इक्वल हैं, तो यही बात यहाँ पर हमने लिख दी, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी क्वेश्चन में, और हमारा क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। पीछे 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, वो खुद कर लेना, वो नोट्स में दे रखे हैं, एक बार करके देखना, ना हो तो पूछ लेना, ओके। कार्डिनलिटी, कार्डिनलिटी क्या होती है, द कार्डिनलिटी ऑफ द सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए एंड इट इज़ डिफाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट दी सेट। मतलब क्या है, अगर कोई भी सेट है उसके अंदर मान लो 5 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, ठीक है, तो उसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, उसकी कार्डिनलिटी होगी 5, मतलब उसके अंदर 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, यही बात है कार्डिनलिटी की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब ये दे रखा है a इक्वल टू 5, ए ऐसा एम एक इस तरीके से एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो ये कह रहा है, ये प्रूफ करना है कि कार्डिनलिटी ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ 5 इज 4, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। चलो प्रूफ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं एक एम्प्टी सेट है तो इसका एक अगर मैं पावर सेट निकालूँ तो वो 5 तो आएगा। 5 इज अ पावर सेट, क्या होता है, पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल दी सबसेट्स, ठीक है। तो अगर मैं इसका सबसेट निकालूं तो इसका सबसेट एक कम एटलीस्ट 5 तो आएगा, है ना। अब ये एक तरीके का सेट हो गया, ठीक है। तो इसका एक सबसेट क्या होगा 5, और ये एक एलिमेंट है तो ये एक एलिमेंट सीधे सीधे लिख दिए हैं यहाँ पर मैंने, ठीक है। अब ये तो हुआ डबल, अब ट्रिपल पावर सेट निकालेंगे तो ये एलिमेंट है, तो इन दोनों का पहले सबसेट निकालेंगे जो कि होगा पहली बात तो 5, ठीक ठीक है। अब ये एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, ये हो गया, ये भी एक एलिमेंट की तरह ट्रीट होगा, लेकिन अब यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का एलिमेंट ही तो है 5 ब्रैकेट में जो है, ठीक। तो ब्रैकेट एलिमेंट 5 जो कि डबल मतलब इसके अंदर है, ठीक है। अब फिर इन दोनों का सबसेट ये लिख दिया, ठीक। अब देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, 4 हैं, तो कार्डिनलिटी 4 प्रूफ हो गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेन डायग्राम पे, ठीक है। वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। मतलब अगर कोई भी सेट है उसको डब्बे में बंद करके बना दो गोले वोले तो वो वेन डायग्राम कहलाता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि मैंने कहा है ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू शो दैट ए
और बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी मैंने पहले प्रूफ करने को कह दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ए और बी को अगर मैं दिखाना चाहूँ तुम लोगों को, तो वो कैसे होगा, 1 मिनट अब मैं उसको दिखा देता हूँ। तो ए और बी को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 कैसे भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो, 1 को यहाँ लिख दो, वहाँ लिख दो, वहाँ लिख दो, बट ए के अंदर, एक ही सर्कल के अंदर ही लिखना, ठीक है। बी में कितना एलिमेंट है, 4 और 5। अब देखो ध्यान से देखो, मैंने 4 बीच में लिखा है, क्यों, क्योंकि 4 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो ए के सर्कल में भी और बी के सर्कल में भी जो कॉमन एलिमेंट है वो है 4, तो वो यहाँ पे आएगा। जितने भी कॉमन एलिमेंट होंगे वो उन दोनों के इंटरसेक्शन के अंदर आएंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सर्कल्स के अंदर, ठीक है। यहीं से इंटरसेक्शन का कॉन्सेप्ट आता है। और अगर मैं ए यूनियन बी की बात करता हूँ तो इसमें पूरा का पूरा किया जाता है, ठीक है। तो ये मैंने यू लिखा हुआ, यही हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। ये 5 हो गया। अब मेरे को निकालना क्या है, मेरे को निकालना है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ओके। अब ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है हमारा 4, है ना। तो मैं दिख रहा होगा इंटरसेक्शन बी कितना है, 4, ठीक। ए में से ए इंटरसेक्शन बी यानी कि ए में से 4 निकाल दो, तो कितना बचेगा, 1 2 3। अब 1 2 3 को देखो शेड कर दिया मैंने, तो यही तो निकालने को बोला था हमसे क्वेश्चन में, बस खत्म क्वेश्चन। अब क्या और क्या, इतना थोड़ी ना कठिन होता है, इतना दिमाग नहीं लगाते, समझ में आ रही बात। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ए डैश इंटरसेक्शन बी, ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए डैश का मतलब हुआ जो ए में एलिमेंट है ही नहीं उनको लेना है। यानी कि अगर हम यूनिवर्सल सेट बनाएं तो ए में कौन से एलिमेंट होंगे, पहली बात तो हमारी यूनिवर्सल सेट क्या बनेगा, अगर हमारे पास 1 2 3 4 और उसमें 4 5 एलिमेंट दे रखा है, तो 1 2 3 4 5, तो हमारा यू क्या हो गया, यू इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक। अब यू इक्वल टू 1 2 3 4 5 है, उसमें से ए डैश में मतलब यू माइनस ए, ठीक है, यू माइनस ए, तो यू माइनस ए यानी कि 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 निकाल दो, तो कितना बचा, 5, 5 ही तो बचा है ना, हाँ 5 बचा। अब उसका इंटरसेक्शन निकालो बी के साथ, बी मतलब बी के अंदर कौन कौन सी है, 4 और 5, तो अगर मैं 5 का इंटरसेक्शन 4 5 के साथ निकालूँ तो वो 5 ही तो आएगा, समझ रहे हो। अगर वो 5 आया तो मैं 5 को ही तो शेड कर दूंगा, नहीं समझे। चलो एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, आपका यूनिवर्सल सेट क्या था, आपका यूनिवर्सल सेट था 1 2 3 4 5, यू था जो कि उसमें से ए निकाल दिया, ए क्या था 1 2 3 4, है ना। अब अगर आप 1 2 3 4 5 में से 1 2 3 4 निकाल दो तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 ही तो बचा। अब 5 जो हो गया वो आपका ए डैश में आ गया। अब ए डैश का अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना है बी के साथ, बी में मुझे दे रखा है कि वो 4 और 5 ही है, ठीक। तो अगर मैं बी का इंटरसेक्शन निकालूँ ए डैश के साथ तो वो क्या आएगा, 5, तो 5 मेरा शेडेड रीजन हो जाएगा, ओके। आगे बढ़ते हैं, फिर वही बात, ए डैश निकालना है, ठीक है। ए डैश निकालना है तो मतलब यूनिवर्सल सेट में से मैं निकाल लूँ अपना वही 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मैंने निकाल दिया यूनिवर्सल सेट में से, जो जितना भी बचा है रीजन वो सब मेरा ए डैश हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने बाकी के रीजन को शेड कर दिया, खाली ए वाले पार्ट को छोड़ दिया, 1 2 3 4 को छोड़ के बाकी सब रीजन को शेड कर दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा ए डैश। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक पार्ट बताऊंगा, एक पार्ट खुद करना होगा, ठीक है। इसमें 2 पार्ट हैं, एक पार्ट खुद करना, एक पार्ट मैं बता दूंगा। अगला क्वेश्चन ये है, इफ़ ए एंड बी आर एनी टू सेट्स देन प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल टू ए डबल, अगर ऐसे इम्प्लाई लगा हुआ मतलब एक तरफ इस तरफ, डबल इम्प्लाइज इसको बोलते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि पहले इसको लो, फिर इससे इसको प्रूव करो, और फिर इसको पकड़ो, इससे इसको प्रूव कर दो, ठीक है। मतलब डबल प्रूविंग होगी इन क्वेश्चंस में, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और लंबे होते हैं, ठीक है, टाइम ले जाते हैं, 10 नंबर में आ जाते हैं। तो इसमें क्या है, डबल इम्प्लाइज मतलब इस पार्ट को पकड़ो, इस पार्ट की हेल्प से इसको प्रूव कर दो, फिर अगली बार इस पार्ट को पकड़ो, इसकी हेल्प से इसको प्रूव कर दो। अभी हम यही करेंगे, देख लेना, समझ में आ जाएगा बात। तो हमें ए माइनस बी इक्वल टू ए हमें लेना है पहली बार में, और इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 प्रूव करना है, ठीक है। या हम उल्टा भी कर सकते हैं, हम उल्टा भी कैसे कर सकते हैं, हम उल्टा ऐसे कर सकते हैं कि हम पहली बार में ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 को लेके चलें और फिर इसको प्रूव कर दें, फिर अगली बार इसको लेके चलें, इसको प्रूव कर दें, वो आपकी अपनी श्रद्धा है, ठीक है। लेकिन एक एक पार्ट से दूसरे को आपस में बार बार प्रूव करना है, मतलब 2 बार प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने क्या करा, पहले इस पार्ट को पकड़ा और इससे इसको प्रूव करने चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, हमने एक्स कोई एलिमेंट माना जो कि ए इंटरसेक्शन बी के सेट में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको खोल दें, लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अगली लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, अगली लाइन में हम ये लिख सकते हैं कि
एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी एंड सॉरी हम क्या कर रहे हैं, हम इस पार्ट को लेके चल रहे हैं और इस पार्ट से हम इस पार्ट को प्रूव कर रहे हैं। तो भी तो हमने यहाँ पे ये चीज़ यूज़ करी, ए इक्वल टू ए माइनस बी, है ना। तो ये हमें पता है कि ये चीज़ है और इससे हम ये चीज़ प्रूव कर रहे हैं। तो हमने क्या करा, इस पार्ट को सपोज करा एक्स कोई एलिमेंट है जो इसके पार्ट के अंदर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। अब हम ए की जगह क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो हमने यहाँ पे ए माइनस बी लिख दिया। अब इसको खोलेंगे, माइनस का कॉन्सेप्ट, एंड डज नॉट बिलोंग्स, ओके, एंड डज नॉट बिलोंग्स टू, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, और फिर ये तो चल ही रहा है अपना, ठीक। अब इसका और इसका सेट बना दो, देखो ये बन गया, ठीक। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है फाई, है ना, फाई हो गया। अब अगर ए इंटरसेक्शन फाई करें तो वो क्या आता है, फाई, ठीक है। अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन करें हम फाई के साथ, वो हमेशा फाई ही आएगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे फाई आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ अगर ये है तो इसकी वजह से ये चीज़ ये है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारी प्रूव हो गई। अब हमने लिखा कन्वर्सली, लेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई। हमने अगली बार में जो दूसरी चीज़ थी उसको लिया, लेट मान लिया। देन वी हैव टू प्रूव दैट ए माइनस बी इक्वल टू ए। अब अगर हम ये लेके चलेंगे तो हमें ये प्रूव करना पड़ेगा। तो हमने इसके लिए क्या करा, हमने मान लिया कि एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एक्स ए को बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x डज नॉट बिलोंग्स टू एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। इसका मतलब यही तो हुआ, देखो x बिलोंग्स टू, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a और फाई। अगर हम a का यूनियन, अगर हम किसी भी सेट का यूनियन निकालें किस फाई के साथ, तो हमेशा वो वही पर्टिकुलर सेट आता है। तो अगर मैं a यूनियन फाई निकालूंगा तो वो a ही आएगा। ये बात भी आपको आइडेंटिटीज के थ्रू पता चल गई होगी पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वही बात लिखी है, ए का यूनियन निकाला है और जो कि मैंने लिख दिया है वो किसके साथ, फाई के साथ। ये पूरा फाई ही तो है, बस मैंने इसको बी के टर्म्स में लिख दिया है, ठीक है। तो अब वही हमारा लॉ जो चल रहा था पीछे, वही लगा दिया हमने। ये देखो, ये इसका इसके साथ रिलेशन, इसका इसके साथ रिलेशन, और बीच में बाहर वाला सिंबल जो जो इन दोनों के ब्रैकेट के बीच में आता है यहाँ पर, ठीक है। तो वो लगा दिया। अब अब हमने क्या करा, अब हमने इसको सिम्बॉलिकली लिख दिया, मतलब जो हमारा लिखा हुआ था वर्ड्स में वो हमें अच्छा नहीं लग रहा था, हमने सिंबल्स की फॉर्म में लिख दिया। एंड डज नॉट बिलोंग्स माइनस आ गया, एंड इंटरसेक्शन हो गया, और को हम आगे चल के यूनियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। बट अभी नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों, अभी इसके पीछे रीजन है, पता चल जाएगा क्यों। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी को हमने क्या माना है, अभी ऊपर देखो ये माना है फाई, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी को हमने फाई माना है, तो ए इंटरसेक्शन बी को अगर हम लिख सकते हैं यहाँ पे फाई, तो हमने यहाँ फाई लिख दिया, ठीक। और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी तो अपना चल ही रहा है, ठीक, ठीक है। अब जब ये तो चल ही रहा है तो इसका अर्थ यही तो हुआ कि एक्स बिलोंग्स टू फाई, और जिस अगर मैं फाई लिखूँ ना लिखूँ तो इसका मतलब यही तो हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी, है ना। यही तो चीज़ हुई। तो अब एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है। अगर मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाई है तो इससे ये प्रूफ हो गया कि ए माइनस बी इक्वल टू, तो एक्स बिलोंग्स टू फाइव और एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए माइनस बी। तो अब से ये बात प्रूव हो गई कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव है तो इसका मतलब हो गया कि ए माइनस बी इक्वल टू ए हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से ये बात प्रूव हो गई कि अगर ये है तो ये है, और अगर ये है तो ये है। यही बात अगले वाले में भी हमें प्रूव करनी है, जहाँ पे हमें ए माइनस बी इक्वल टू फाइव लेके चलना है और ए इज अ सबसेट ऑफ बी प्रूव करना है। फिर अगली बार ए इज अ सबसेट ऑफ बी लेके चलना है और ए माइनस बी इक्वल टू फाइव करना है। ये बात आप खुद से समझिएगा, करके देखिएगा। नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समस्या का समाधान कराया जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक अगला कॉन्सेप्ट आ रहा है जो कि है इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो इससे रखा ही रखा है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिएगा, सुन लीजिएगा आँख कान खोल के अपनी, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो वैसे तो बेसिकली फार्मूलाज हैं जो कि आपको याद करने हैं। तो अगर इसमें मैं बात करूँ तो कुल मिला के आपको मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है वो 5 ही फार्मूले जो कि ये हैं, ठीक है। तो आप इनको एक बार अपनी कॉपी में अभी के अभी लिख लो, ताकि आगे चल के अगर मैं इनको
पूछूँ, आगे वीडियो में पूछ लूँ, तो खैर बता तो नहीं पाओगे तुम मुझे, क्योंकि लाइव सेशन थोड़ी चल रहा है। खैर लिख लो एक कॉपी में, क्योंकि अभी आगे चल के जब मैं ये पेज हटा दूंगा तब ये फॉर्मूलाज यूज़ होंगे, तो अगर आपके पास कहीं लिखे हुए होंगे तो वो आपको कन्वीनियंट रहेगा, समझने में आपको कनेक्ट करने में आसानी रहेगी जो मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूलाज लिख लो। 5 सेकंड का टाइम है आपके पास। ठीक है, 5 4 3 2 1। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दिया हुआ है इन अ ग्रुप ऑफ 200 पीपल ईच ऑफ हुम इज एट लीस्ट अकाउंटेंट और मैनेजमेंट कंसल्टेंट और सेल्स मैनेजर। या तो अकाउंटेंट होगा या मैनेजमेंट कंसल्टेंट होगा या सेल्स मैनेजर होगा। तो मैं इनके सेट्स को मान के चलूँगा AMS, जिसमें ए क्या होगा अकाउंटेंट के सेट को, एम क्या होगा मैनेजमेंट कंसल्टेंट और एस क्या होगा सेल्स मैनेजर। ठीक है, तो अब मैं AMS में ही बात करूँगा, मैं इतने लंबे लंबे नाम नहीं लूँगा। तो जो 200 पीपल का ग्रुप हुआ वो हो गया हमारा यू, जो कि हो गया यूनिवर्सल सेट। ओके, अब इसमें से हमें पता है कि 80 हमारे अकाउंटेंट है, तो एन ऑफ ए इक्वल टू 80 हो जाएगा। ओके, जो कि हमारा यहाँ पर हो रखा है। ठीक है, ऑलरेडी। ठीक, अच्छा 80 अकाउंटेंट हो गए। अब 110 क्या है, 110 हमारा क्या है, 110 है हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो 110 देखिए हमने NM लिख दिया। ठीक, ऐसे ही आगे बढ़े तो 130 क्या है, 130 हमारे सेल्स मैनेजर हैं, तो NS इज इक्वल टू 130 लिख लिया। ओके, अब अब अगर हम क्वेश्चन में आगे देखें तो 25 आर अकाउंटेंट एंड एज वेल एज सेल्स मैनेजर, यानी कि अकाउंटेंट भी है और सेल्स मैनेजर भी, यानी कि अकाउंटेंट एंड सेल्स मैनेजर, यानी कि ए इंटरसेक्शन एस कितने हैं 25। फिर से बता रहा हूँ, जो अकाउंटेंट में भी आए और सेल्स मैनेजर में भी आए तो वो इंटरसेक्शन के थ्रू आएगा, यानी कि A/S, तो वो 25 हैं। ऐसे ही सिमिलरली 70 हमारे क्या है मैनेजमेंट कंसल्टेंट एंड सेल्स मैनेजर, यानी कि M/S हमारा कितना है 70। सिमिलरली जो 10 हैं, 10 हमारे क्या है, 10 अकाउंटेंट भी हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हैं और मैनेजर भी हैं, तो A/M/S हमारे कितने हो गए 10। ओके, 10 हमारे ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों काम करते हैं हमारे। ओके, तो वो A/M/S तीनों के अंदर आ जाएगा। ठीक, अब हमें पूछा क्या क्या है, हमें पूछा है कि फाइंड द नंबर ऑफ दोज पीपल हु आर अकाउंटेंट एज वेल एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट बट नॉट सेल्स मैनेजर। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ये ट्रिकी क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए लिया ताकि आपको लॉजिक क्लियर हो जाए, सो दैट आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से इजी होंगे। ओके, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आगे के क्वेश्चंस देख के आइए, फिर इसको देखिए, बट ट्राई कीजिए कि अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। आपको क्या निकालना है, अकाउंटेंट एज वेल एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट। पहले इतना देखिए, अकाउंटेंट एज वेल एज मैनेजमेंट कंसल्टेंट, मतलब A/M तो आपको दिख रहा है कि हमें निकालना ही निकालना है। ठीक, बट नॉट सेल्स मैनेजर, यानी कि सेल्स मैनेजर नहीं चाहिए। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि अकाउंटेंट भी हो मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हो बट सेल्स मैनेजर ना हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ A/M/S, मतलब अकाउंटेंट है, मैनेजमेंट वो सॉरी मैनेजमेंट है। ठीक है, बट सेल्स मैनेजर नहीं है। ठीक, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा उतने पीपल जो कि हमारे अकाउंटेंट भी हो और हमारे मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हो। क्यों, क्योंकि तभी हम इसको निकाल पाएंगे, जो कि इसका फॉर्मूला बनेगा उसमें हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए हम अपना जो बेसिक सा फॉर्मूला है जो कि मैंने अभी पीछे बोला था कि आप लिख लेना, वही लगाएंगे। देखिए, एक होल 3 का यूनियन होता है, A/M/S इक्वल टू N/A प्लस N/M प्लस N/S माइनस N/A/M माइनस N/M/S माइनस N/A/S प्लस N/A/M/S। तो हमें इसमें से चाहिए क्या, हमें इसमें से ये चाहिए, ये चीज़ हमें नहीं गिवन है, बाकी सबकी हमने वैल्यू लगा दी, यहाँ पे लगा दी। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते चले जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। अब मुझे तो लगता नहीं कि मुझे आपको मैथ्स भी पढ़ानी पड़े बेसिक वाली कि इतने में से इतना घटाया तो इतना आ जाता है। ठीक है, खैर ये तो आता ही होगा, अगर नहीं आता तो चुल्ली पर पानी में डूब के मर जाओ। सही है, तो N/A/M कितना आ जाएगा 35 आ गया। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है जो मैंने बक्से में बंद कर रखा है, देखो ध्यान से।
हमें क्या चाहिए, हमें वो नंबर चाहिए जिसमें हमारे अकाउंटेंट भी हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी हो, बट सेल्स मैनेजर ना हो, है ना, सेल्स मैनेजर ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंटेंट एंड मैनेजमेंट वाले निकाल ले रहा हूँ, ठीक है, उसमें से मैं वो घटा दे रहा हूँ जो कि तीनों हैं। फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंटेंट और मैनेजमेंट वाले मैंने निकाल लिए और उसमें से वो घटा दिए जिसमें सेल्स मैनेजर भी आ रहे हैं, यानी कि जिसमें तीनों चीज़ें आ रही हैं। अगर आप थोड़ा वेन डायग्राम से समझिए तो मैं एक बार आपको वेन डायग्राम के थ्रू भी बता देता हूँ। तो वेन डायग्राम में देखिए वेन डायग्राम में अकाउंटेंट और मैनेजमेंट जो कि दोनों हैं, यानी कि ये पूरा हिस्सा, ये देखिए जो अनशेडेड पोर्शन है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पोर्शन हमारा अकाउंटेंट और मैनेजमेंट में आ गया, ठीक। अब मुझे सेल्समैन बिल्कुल भी नहीं चाहिए, सेल्स मैनेजर सॉरी, ठीक है, तो मैं इतने हिस्से को निकाल दूँ तो मेरा काम बन जाएगा, है ना। तो यानी कि इस ये हिस्सा किसके अंदर आ रहा है, इस पूरे तीनों के इंटरसेक्शन के अंदर आ रहा है। देखिए ए इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा, ठीक। तो मैं इतने पूरे में से ये हिस्सा निकाल दे रहा हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एम माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस इज इक्वल्स टू एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस डैश। अगर मुझे निकालना होता कि एन ऑफ ए डैश एम ए डैश इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस, तो मैं क्या लिखता, अगर मुझे मतलब अकाउंटेंट नहीं चाहिए होते बट मैनेजर और सेल्स मैनेजमेंट और सेल्स मैनेजर चाहिए होते, ठीक है। तो क्या करता मैं लिखता एन ऑफ एम इंटरसेक्शन एस या फिर एस इंटरसेक्शन एम, ठीक है, उसमें से मैं पूरा घटा देता, मेरा एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन एम इंटरसेक्शन एस आ जाता, ठीक है। इसको सोचिए, थोड़ा सा दिमाग में एक बार बैठाने की कोशिश कीजिए, आ जाएगा आपको, मुझे पता है आप सब बहुत होशियार हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या करा, मुझे ये चीज़ निकालनी है, तो मैंने क्या करा, जो चीज़ निकालनी है उसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैंने बाकी की वैल्यूज़ को लगा दिया, वाली की वैल्यू मैंने 35 और 10 को पुट करा, सॉल्व करा, तो 25 मेरा आंसर आ गया। मुझे लग रहा है कि हाँ उसमें इस क्वेश्चन में थोड़ी सी दिक्कत आएगी क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बट इसको समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जानबूझ के एक ट्रिकी क्वेश्चन पहले रखा था ताकि आपका दिमाग खुल जाए। अब जो मैं आगे क्वेश्चंस कराऊंगा वो ईजी होंगे, तो आप उनको एक बार देखिएगा और आपको क्लियर ऐसे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आइएगा पीछे, इसको देखिएगा, ठीक है। फिर भी नहीं आया तो कमेंट में बताइएगा, हम आपकी समस्या का समाधान कुछ ना कुछ करके करेंगे, ओके। क्वेश्चन क्या, अगला क्वेश्चन है, इन अ सर्वे ऑफ 1000 हाउस होल्ड, ठीक है। अब यहाँ पे यू हमें दे रखा है 1000, ठीक है। उसमें से हमारे पास वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर एंड रेफ्रिजरेटर वर काउंटेड, मतलब 1000 हाउस होल्ड में से, मतलब 1000 हाउस होल्ड का सर्वे किया गया, उसमें वॉशिंग मशीन, वैक्यूम क्लीनर, रेफ्रिजरेटर को काउंट करा गया, किस किसके पास है किस किसके पास नहीं है। तो ये पाया गया कि हर एक हाउस के पास कम से कम एक अप्लायंस तो है, चाहे वॉशिंग मशीन हो, वैक्यूम क्लीनर हो या रेफ्रिजरेटर, कम से कम एक चीज़ तो है ही, और उससे ज़्यादा भी हो सकता है, किसी के पास तीनों चीज़ें हो, किसी के पास दो ही चीज़ें हो, ऐसे कुछ करके हो भी सकती हैं, ठीक है। तो ये पाया गया कि 400 के पास तो रेफ्रिजरेटर ही नहीं है, 380 के पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है और 542 के पास वॉशिंग मशीन नहीं है, यानी कि ये हमें दे रखा है आर डैश। अगर मैं रेफ्रिजरेटर के सेट को मारूँ आर, वैक्यूम क्लीनर के सेट को मारूँ वी, और वॉशिंग मशीन के सेट को मारूँ डब्लू, तो ये पाया गया एन ऑफ आर डैश इज इक्वल्स टू 400, एन ऑफ वी डैश इज इक्वल्स टू 380 एंड एन ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 452। तो अगर मेरा यू है 1000, ठीक है, तो यू माइनस एन ऑफ आर डैश अगर मैं निकाल लूँ तो मेरा एन ऑफ आर आ जाएगा। अरे फिर से बोल रहा हूँ, अगर मैं ए डैश निकालता था तो वो क्या करता था, यू इक्वल टू एन माइनस ए ही तो करता था, है ना। तो यहाँ पे मुझे ए डैश दे रखा है सिंपली गिवन, तो मैं क्या करूँगा, ए डैश अगर गिवन है और मुझे ए निकालना है तो मैं ए इक्वल टू यू माइनस ए डैश ही तो करूँगा, है ना। इक्वल वाले को इधर के उधर लेके जाऊँगा, है ना, ठीक। तो वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, देखो मुझे यू दे रखा था, ये भी दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, आगे भी चीज़ें दे रखी हैं, आगे की चीज़ें भी बता दे रहा हूँ। आगे क्या है, कह रहा है कि 380 के पास, सॉरी 292 हेड वैक्यूम क्लीनर एंड वॉशिंग मशीन बोथ। तो वैक्यूम क्लीनर एंड वॉशिंग मशीन यानी कि वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू दे रखा है हमें 292,
रेफ्रिजरेटर एंड वैक्यूम क्लीनर यानी कि आर इंटरसेक्शन वी दे रखा है हमें 277, ऐसे ही आर इंटरसेक्शन डब्ल्यू दे रखा है हमें 190। ठीक है, तो ये पूछा है हाउ मनी हैड ऑल द थ्री अप्लायंसेस, यानी कि तीनों का इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। एग्जैक्टली टू के केस अलग बनेंगे, हेड वॉशिंग मशीन ओनली उसका केस अलग बनेगा। ठीक है, तो पहले देखते हैं बाकी की चीज़ें उसमें क्या क्या हमें निकालना है और क्या क्या हमें कैसे सॉल्व करना है। तो आगे इसमें हमने क्या करा, हमें एन ऑफ आर निकालना था, तो यू में से हमने आर डैश निकाल दिया, यानी कि 1000 में से 400 को घटा दिया तो वो 600 ही होता है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से। बाकी आपकी अलग चलती है तो वो होता अलग है कि आपके में 2 × 2 6 हो जाता हो, तो कुछ नहीं कह सकता मैं उसके लिए। एन ऑफ वी निकालना हो तो एन ऑफ यू माइनस वी डैश कर दिया, ये भी निकल आया। ऐसे ही यहाँ पर ये भी निकल आया। हमारा अगला फॉर्मूला आ रहा है हमारी स्क्रीन पर, ये देखो ये फॉर्मूला होता है पूरा, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ, इससे बहुत लंबा पढ़ते पढ़ते थक जाता हूँ मैं। ठीक है, हमें ये चीज़ निकालनी है, क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली ऑल द थ्री अप्लायंसेस, यानी कि सारे के सारे अप्लायंसेस हों जिसके पास, यानी कि वो इंटरसेक्शन ही तो होगा, वो हमें निकालना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो सबकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसकी वैल्यूज़ निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। अब सेल्फ सॉल्व करके हमारी वैल्यू आ गई 81। करके देखना, 81 ना आए तो मुझे बता देना नीचे कमेंट में, हो सकता है मेरी गणित गलत हो। अगले में कह रहा था दोज हु हैव आर एंड वी बट नॉट डब्ल्यू, उसने पूछा था कि हाउ मैनी हैड एग्जैक्टली टू अप्लायंसेस। तो हम इसमें सबसे पहले ये निकाल रहे हैं, ऐसे मतलब कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। उसने बोला है कि हाउ मनी हैड एग्जैक्टली टू अप्लायंसेस, तो ये हो सकता है किसी के पास वॉशिंग मशीन ना हो बाकी दोनों हो, किसी के पास रेफ्रिजरेटर ना हो बाकी दोनों हो, किसी के पास का वैक्यूम क्लीनर ना हो बाकी दोनों चीज़ें हों। ठीक है, तो सबसे पहले वो निकाल रहे हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर और वैक्यूम क्लीनर है बट वॉशिंग मशीन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि आर इंटरसेक्शन वी इंटरसेक्शन डब्ल्यू डैश ये निकालना है हमें। ठीक है, तो इसमें कैसे निकालेंगे, वही चीज़ पीछे बताई थी मैंने, आर इंटरसेक्शन वी, तो उसमें तीनों चीज़ें आ जाएंगी, ऐसा सेट जिसमें कि तीनों चीज़ें आएंगी। ठीक है, मतलब मैंने निकाल लिया आर इंटरसेक्शन वी। आर इंटरसेक्शन वी से क्या आएगा, मेरे ऐसे घर आ जाएंगे जिनके पास वॉशिंग मशीन भी, सॉरी रेफ्रिजरेटर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, सॉरी वैक्यूम क्लीनर भी है, बट उसमें ये भी तो हो सकता है कुछ घर ऐसे आ जाए जिसमें वॉशिंग मशीन हो। तो मैं वो वाले घर निकाल दे रहा हूँ जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। तो मेरे पास खाली दो ही वाले घर तो बचेंगे जिनके पास रेफ्रिजरेटर और वैक्यूम क्लीनर हो, तो मैंने वो निकाल दिया। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा तो वो हो गया 196। सिमिलरली ये निकाला मैंने जिनके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं था, ये निकाला मैंने जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं था। ठीक है, तो इन सबको जोड़ दिया, इन सबको जोड़ने से ये पता चल गया कितने घरों के पास सिर्फ और सिर्फ दो अप्लायंसेज हैं, जो कि आ गया 516। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हाउ मनी हैड वॉशिंग मशीन्स ओनली, मतलब ऐसे कितने घर हैं जिनके पास वॉशिंग मशीन है। तो आर डैश इंटरसेक्शन वी डैश, मतलब एन ऑफ डब्ल्यू इंटरसेक्शन आर डैश इंटरसेक्शन वी डैश मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसमें क्या करूँगा मैं, सिंपली वो चीज़ कर दूंगा कि डब्ल्यू तो मेरे पास है, डब्ल्यू ऐसे घर हैं जिन जो तो कॉमन है, मतलब दे रखा है कि मुझे इतने घर हैं उनके पास वॉशिंग मशीन है ही। ठीक है, और उसमें ये भी हो सकता है कुछ ऐसे घर आ जाए जिनके पास रेफ्रिजरेटर भी हो और वॉशिंग मशीन भी हो, कुछ ऐसे घर आ जाए जिनके पास वैक्यूम क्लीनर भी हो और वॉशिंग मशीन भी हो, तो वो तो मैंने घटा दिया। ठीक, बट अब इसमें कुछ घर ऐसे छूट जाएंगे जिनके पास तीनों चीज़ें हों। ठीक है, तो वो मैंने जोड़ दिया। अब जोड़ने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं ये जोड़ रहा हूँ और ये घटा रहा हूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से वो घर निकल गए जिनके पास वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन थी। जिनके पास वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन थी वो घर तो मैंने यहाँ घटा दिए ना, तो मैं इसको जोड़ दूंगा। अब एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, डब्लू मेरा वो घर है जिनके पास वॉशिंग मशीन है, मुझे पता है क्वेश्चन में गिवन है। अब इसमें वो घर भी आ सकते हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन दोनों हो, तो मैंने रेफ्रिजरेटर वाले घर निकाल दिए। वैक्यूम क्लीनर और वॉशिंग मशीन दोनों हो तो मैंने वैक्यूम क्लीनर वाले घर निकाल दिए। ऐसे ही अगर कुछ घर ऐसे होंगे जिनके पास तीनों चीज़ें हों और उसमें रेफ्रिजरेटर भी हो, है ना, सॉरी वॉशिंग मशीन भी हो और वो छूट रहे हो, तो मैंने वो वाले घर भी ऐड कर दिए। ठीक, अब मैंने जब एडिशन करा, इसको सॉल्व करा, तो वो आ गया आंसर 57। ओके, तो यही चीज़ कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो बहुत बढ़िया, आपका एक 10 नंबर का क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले टॉपिक पर चल रहे हैं जो कि होगा प्रोडक्ट ऑफ एल्जेब मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट। ओके,
अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेट। तो हम इसके आगे एक और क्वेश्चन है वैसे, बट आप उसको खुद करिएगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि आप कुछ करते धरते तो हो नहीं, ठीक है, मुझे देखता है, ठीक। तो पढ़ लो, अब थोड़ा सा समय है तो उसको करना, ना आए तो पूछ लेना, नीचे बता ही देंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो फाइनली ये हमारी इस सेट का लास्ट टॉपिक है जो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। इसमें क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कुछ नहीं होता है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनते हैं किसी भी सेट के, उनका एक सेट होता है। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ ए एंड ए क्रॉस बी। अब ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है इसमें, मतलब जैसे मान लो कोई भी एक सेट है, ठीक है, जैसे कोई एक सेट है ए, एक सेट है बी, अगर मैं उसका ए क्रॉस बी निकालूं तो उसमें जो मैं ऑर्डर पेयर बनाऊंगा वो बनेगा ए कॉमा बी की फॉर्म में, जिसमें ए और बी क्या होगा, इसमें ए होगा वो एलिमेंट जो मेरा ए में कैपिटल ए को बिलोंग करेगा, ठीक है। स्मॉल बी क्या होगा, मेरा वो एलिमेंट जो कि कैपिटल बी को बिलोंग करेगा। और ए कॉमा बी मतलब ए के साथ सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका एक सेट मतलब ऑर्डर पेयर बनाऊंगा मैं। जैसे मान लो अभी एग्जांपल में देख लेंगे हम, चलो एग्जांपल से ही देख लेते हैं, ठीक है, डेफिनेशन में क्या इतना रखा हुआ है। जैसे देखो 1,2 और 2,3 दे रखा है मुझे, ठीक है, ओके। तो ए कॉमा बी की फॉर्म में मैं ऐसे लिखूंगा, तो ए कॉमा बी मतलब 1 1 और बी कितना है 2, 1,2 बन गया। अब 1 और इसके साथ इसका भी सेट बनाऊंगा, इसका भी एक ऑर्डर पेयर बनाऊंगा, ध्यान रखना 1 का जितने भी एलिमेंट होंगे उन सब के साथ एक ऑर्डर पेयर बनेगा, ठीक है। तभी जाके फिर 2 की बारी आएगी। उसके बाद अगर 1 का अभी बच जाएगा कोई एलिमेंट, 4 होता है यहाँ पे, तो मैं 1,4 भी लिखता, उसके बाद 2,2 लिखता। समझ में आ रही है बात? समझ गए होगे, होशियार तो बहुत हो। तो फिर आप 2 का इसके साथ बनाओ 2,2, इसका इसके साथ बनाओ 2,3, यही हो गया हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक आइडेंटिटी आ रही है, उसको देख लो, क्योंकि ये आ चुकी है तो मैंने इसको डाल दिया। वैसे ज़्यादा बार तो नहीं आई है, हाँ, बट 2 नंबर में कई बार पूछ लेते हैं, और 2 नंबर तो यही तो पास कराते हैं नंबर तुम्हें, ठीक है। तो इसको एक बार देख लो क्या होता है। ए क्रॉस बी यूनियन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी। वैसे ये तो एक लॉ है, बट इसको एक बार देख लो। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम अभी तक हम क्या कर रहे थे, अभी तक हम सिंपल ऑपरेशन में एक ही एलिमेंट को बिलोंग्स मान रहे थे, ठीक है। जब भी हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो हम ऑर्डर्ड पेयर को किसी एलिमेंट में किसी सेट के अंदर बिलोंग्स करके मानेंगे, जहाँ पे हमने लेट करा है एक्स कॉमा वाई जो कि एक ऑर्डर पेयर है विच इज बिलोंगिंग टू ए क्रॉस बी यूनियन सी, ठीक है। अब एक्स का रिलेशन मैं लिखूंगा ए के साथ, जो क्रॉस से पहले लिखा होगा उसका पहले वाले जो पहला कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ रिलेशन लिखना, फिर जो दूसरा वाला है वो जो क्रॉस के बाद लिखा होगा उससे रिलेशन लिखना, और इस क्रॉस को लिखा जाता है एंड, ठीक है। मल्टीप्लाई को हम एंड लिखते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूजन मत क्रिएट कर लेना कि ये एंड इंटरसेक्शन वाला कौन सा है और मल्टीप्लिकेशन वाला कौन सा है। जब हम सिंगल सिंगल एलिमेंट से डील कर रहे होंगे या फिर सेम एलिमेंट से डील कर रहे होंगे, यहाँ पे हमारे एक्स और वाई अलग अलग एलिमेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन है। अगर यहाँ पे भी एक्स होता यहाँ पे भी एक्स होता तो वो ये क्या होता, ये इंटरसेक्शन की तरह वर्क करता, ठीक है। ये बात गांठ बांध लो दिमाग में, ठीक, कोई बताता नहीं है, वैसे मैंने बता दी। तो इसको लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। अब मैं इसको खोल दूंगा, तो इसको खोल दिया। अब हम फिर से, हमें आइडेंटिटी तो पता ही है, तो हम इसको खोल देंगे, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, और बीच में इन दोनों के ब्रैकेट्स के में ये जो सिंबल है ये वाला लिख देंगे। सॉरी, हाँ, सॉरी 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 सॉरी, इसमें उल्टा होता है, पहले इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और उसमें और लगा देते हैं बीच में, ठीक है। अरे सिंपल है, मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, ठीक है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन कर देना, तुम समझ में आ जाएगा तुम्हें। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, ठीक है। तो अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी और एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, ठीक। अब एक्स कॉमा वाई को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ये बन जाएगा ए क्रॉस बी यूनियन, क्योंकि मैं और को लिख सकता हूँ यूनियन, तो यूनियन ए क्रॉस सी, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये इसका एक सबसेट बन गया, इक्वेशन नंबर 1। अब इसका ही कॉन्वर्स प्रूफ कर दो, उल्टा, तो ये इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे,
के लिए हम मानेंगे कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, ये वाली चीज़। अब इसको हमने ये मान लिया, अब हम इसको खोल के लिखेंगे, इसको क्या यूनियन को लिख सकते हैं और, ठीक है। अब क्रॉस को लिख सकते हैं एंड एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू वाई, और तो चल ही रहा है और इसको भी खोल के लिख दिया हमने, ठीक। अब और आगे बढ़ेंगे, अब और आगे बढ़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू y और x बिलोंग्स टू c। क्यों? क्योंकि हमने a को कॉमन ले लिया। एक तरीके से ऐसे मान सकते हैं कि यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी a आ रहा है, तो हमने कॉमन ले लिया। तो कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा, ठीक। इसको लिख सकते हैं हम b यूनियन c, और यहाँ पे एंड चल रहा है। अब ये और ये अलग अलग कोऑर्डिनेट है, तो ये एंड किसका है, ये मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये और ये एक तरीके के सबसेट हो गए। अगर ये सबसेट हो गए तो इससे ये बात प्रूफ हो गई कि वो दोनों इक्वल हैं। ओके, आई होप आपको ये आइडेंटिटी समझ में आई होगी। आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं और फिर हमारी ये वाला जो पार्ट है सेट इस यूनिट 1 का, ये खत्म हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमारा एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम आ रही है, क्या हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर कॉमन इफ एन एलिमेंट्स आर कॉमन टू ए एंड बी। मतलब पूछना चाह रहा है कि कितने एलिमेंट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए में कॉमन होंगे अगर एन एलिमेंट्स कॉमन है ए और बी में। मतलब ए और बी जो इंडिविजुअल सेट है उसमें एन एलिमेंट कॉमन है, मतलब ए में भी कुछ एन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो ए में है और एन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बी में है, सेम सेम टू सेम। अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। तो वो कॉमन है, तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में इतने ऐसे कितने कॉमन होंगे, ये चीज़ हमसे पूछ रहा है। तो हम मानते हैं लेट सी बी द सेट ऑफ कॉमन एलिमेंट्स टू बोथ ए एंड बी। सी ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में भी बिलोंग करेंगे, और सी ऐसा सेट होगा जिसमें ऐसे एलिमेंट होंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। इसका मतलब सी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ बी, ठीक है। तो अब अगर हम माने नाउ लेट इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू सी क्रॉस सी, मतलब एक्स कॉमा वाई कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सी क्रॉस सी में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको खोलें तो यहाँ पे एंड लिख सकते हैं, है ना। अब इसका मतलब क्या होगा, अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम दोबारा भी एक बार और लिख सकते हैं, मतलब x बिलोंग्स टू सी एंड y बिलोंग्स टू सी एंड x बिलोंग्स टू सी एंड y बिलोंग्स टू सी। अगर मैं इसका इंटरसेक्शन निकालूंगा तो बेसिकली यही बात आएगी। अगर आप चाहें तो निकाल के देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो एंड है ये इंटरसेक्शन की तरह वर्क करेगा, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही तो होता है, तो मैंने वही बात यहाँ पे लिख दी है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से ये पता है कि C इज़ अ सबसेट ऑफ A एंड C इज़ अ सबसेट ऑफ B। तो अगर कोई एलिमेंट X जो है वो C में बिलोंग कर रहा है तो वो A में भी बिलोंग करेगा, और कोई एलिमेंट Y जो है वो C में बिलोंग कर रहा है वो तो वो B में भी बिलोंग करेगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी लिख दी है मैंने ये बात, ठीक। बट यहाँ पे मैंने उल्टे मैनर में लिख दी है, ठीक है। तो X कॉमा वाई बिलोंग्स टू A क्रॉस B एंड Y बिलोंग्स टू बी, ठीक है। और x बिलोंग्स टू बी एंड y बिलोंग्स टू ए। अब अगर मैं यहाँ पे से एंड हटाऊँ तो उसको मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ, और यहाँ से एंड हटाऊँ तो मल्टीप्लिकेशन लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, x कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए बी क्रॉस ए। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि अगर सी के अंदर एन एलिमेंट्स हैं और सी के अंदर एलिमेंट्स हैं, तो सी क्रॉस सी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब सी के अंदर एन एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं ए में और बी में, ठीक है। और तो सी क्रॉस सी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ऐसे एन स्क्वायर एलिमेंट्स होंगे जो कि कॉमन होंगे दोनों में, ए और बी में, है ना। तो एन स्क्वायर एलिमेंट्स ही हमारे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में कॉमन होंगे, ओके, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन है, मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अभी तक जितना पढ़ाया है उसके हिसाब से आप ये वाला क्वेश्चन तो एटलीस्ट कर ही लेंगे, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। और अब हम अगली वीडियोस में रिलेशन स्टार्ट करेंगे, जो कि एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी आने वाले सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, और उससे काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। उसमें हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, रिफ्लेक्सिव, क्लोजर प्रॉपर्टीज़, इक्विवेलेंस क्लास वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को डील कर रहे होंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आप आगने वाली वीडियोस और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।